चलो मैं आपको आज भूकंप जोन समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में भी या अन्य परीक्षाओं में भी भूकंप जोन से रिलेटेड। ठीक है, अब भूकंप जोन क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लो आप। ठीक है, जो भूकंप है वो तो आप साधारण रूप से जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ भूकंप क्या होता है। ठीक है, जो हमारी धरती की जो हमारी धरती है इसके नीचे जो भी भूगर्भीय प्लेट हैं, ठीक है, उन भूगर्भीय प्लेटों में किसी भी तरह की क्या आपका आकर्षण हो जाता है या विकर्षण हो जाता है, मतलब या तो खिंचाव हो जाता है नज़दीक आने के लिए या दूर चली जाती हैं, समझ गया ना, या ऊपर से अतिरिक्त भार पड़ने के कारण वो नीचे से टूट जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने किसी जगह पर बांध बनाया, ठीक है, बांध से पहले तो वहाँ नदी बह रही थी और नदी की जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, तो नीचे की प्लेटों पर भार उतना ज़्यादा है नहीं, समझ गया ना। लेकिन आपने जैसे ही उसमें बांध बनाया उसके बाद क्या होगा, पूरा क्षेत्र पूरी झील से भर जाएगा और उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो आयतन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और उसका सीधा जो किसी भी आपका बांध का जो जलाशय होता है उसका जो सबसे ज़्यादा दाब होता है वो कहाँ की ओर होता है, तल की ओर। तल के नीचे कोई भूगर्भीय प्लेट क्या हो गई, यहाँ से टूट गई। अब टूटेगी तो क्या होगा, उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्योंकि कोई भी चीज आपने विज्ञान में पढ़ा है ना, कोई भी चीज टूटती है तो भी ऊर्जा पैदा होती है, कोई भी चीज जुड़ती है तो भी ऊर्जा। दोनों के उदाहरण है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या है, जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तब ऊर्जा पैदा होती है। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या है, जब हम किसी को छोटी चीज में तोड़ते हैं तो उसमें भी ऊर्जा पैदा होती है, समझ गए ना। जब ये ऊर्जा यहाँ पर पैदा होती है और इलास्टिक की तरह ये क्या होती है, मुक्त होती है, समझ गए ना। जिस जगह पर आपका भूकंप जहां पर घटना घटित होगी, मान लो ये आपका 100 किलोमीटर नीचे हुई है, पृथ्वी तल से 100 किलोमीटर अंदर भूगर्भ में ये घटना हुई है, तो इस स्थान को जहां ये उत्पन्न हुआ है इसको बोलते हैं क्या, फोकस, क्या बोलते हैं। और इसके ठीक ऊपर का वो क्षेत्र जहां पर सबसे पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है उसे बोलते हैं एपी सेंटर, क्या बोलते हैं। अब उसके बाद ये आपकी जो तरंगें हैं, भूकंपीय तरंगें, वो अपना प्रसार करेंगी। जब ये भूकंपीय तरंगें अपना प्रसार करेंगी तो जिस क्षेत्र से भी ये गुजरेंगी उसमें क्या हलचल पैदा करेंगी। अब वो हलचल की तीव्रता क्या होगी, समझ गया ना, तो उसका विज्ञान है, उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी, क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी, भूकंप का विज्ञान। इन सब चीजों का, समझ गया ना, भूगर्भीय प्लेटों के अध्ययन से लेकर के भूकंप के उत्पत्ति के बाद के परिणामों तक जो भी हम अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। और भूकंप मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, और रिक्टर स्केल पर उसे मापा जाता है, समझ गया ना। तो रिक्टर स्केल पर जब हम भूकंप को मापते हैं, रिक्टर स्केल पर जब हम भूकंप को मापते हैं तो उसकी तीव्रता से तय करते हैं कि खतरा कहां ज्यादा है, खतरा कहां ज्यादा है। मान लो खतरा है ही नहीं, खतरा नहीं है, तो ये हो गया जोन 1, जहां पर भूकंप का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहां पर भूकंप आया भी तो उसका जो मापन होगा वो रिक्टर स्केल पर 6 से ऊपर नहीं, 6 के अंदर अंदर, और 6 तक के रिक्टर स्केल के जो भूकंप होते हैं, समझ गया ना, उनकी तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं होती है कि मानव द्वारा बनाई गई जो भी आपकी क्या है चीजें हैं या प्रकृति ने जो पर्वत पहाड़ बना रखे हैं वो गिर जाए, समझ गया ना। ये चीज आप देख चुके होंगे कि अभी 2-3 महीने पहले भूकंप आया था ना जोरदार, तो रिक्टर स्केल पर क्या था, वो 6 के अंदर अंदर, तो आपको कहीं से भी नुकसान होने की घटनाएं नहीं सुनाई दी। इसीलिए नहीं सुनाई दी क्योंकि उनके नुकसान का जो स्तर है, यानी कि उसकी जो सुभेद्यता है वो बहुत क्या है, कम है, समझ गया ना, इसलिए नहीं सुनाई। समझ लो, जो आपका जोन 2 होता है उसमें थोड़ा बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि ये 6 से क्या होते हैं, नीचे जोन 2 हो जाता है, क्या 6 से नीचे 6 का। जोन 3 का मतलब है रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता तक के भूकंप आ सकते हैं, 7। जोन
4 का मतलब है कितनी तीव्रता तक के, 8 तक, ठीक है। और जोन 5 का मतलब है 9 या उससे ऊपर, 9 या उससे ऊपर, ठीक है। ये रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता के आधार पर पूरी दुनिया में है ये विभाजन, समझ गया ना। केवल भारत के लिए या उत्तराखंड के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, पूरी दुनिया में इसका विभाजन है। ये हमारा जो ग्लोब है, समझ गया ना, मैं बहुत ब्रीफ बता रहा हूं आपको। ये जो हमारा ग्लोब है, समझ गया ना, इस पे मुख्यतः 4 ऐसे क्षेत्र चिन्हित हैं जो दुनिया के अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी से ग्रसित है, समझ गया ना। उसमें एक है आपका परिप्रशांत क्षेत्र, मतलब जो प्रशांत महासागर के, क्योंकि पृथ्वी के ऐसे गोलाई में प्रशांत महासागर के चारों ओर, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, अग्निवृत्त की संज्ञा दी जाती है इस क्षेत्र को। एक क्षेत्र ये है मेन, एक क्षेत्र है उत्तरी अटलांटिक, समझ गया ना, ये बहुत बड़ा नहीं है, जिसमें आइसलैंड वगैरह के क्या आते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, समझ गया ना। एक क्षेत्र है आपका भूमध्य सागर से लेकर के इंडोनेशिया तक का, ठीक है, इंडिया भी इसी में आता है। भूमध्य सागर में जितने भी इटली के आपने भूकंप वगैरह या ज्वालामुखी लिखे थे वो सब इसमें। एक है अफ्रीका की रिफ्ट वैली, अफ्रीका की भ्रंश खाड़ी। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भूकंप और ज्वालामुखी की सुभेद्यता सबसे अधिक है संसार में, और इन्हीं क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें इंडिया भी आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है। तो इंडिया में आपकी जब हम बात करते हैं जोन की, तो सब जोन है भारत में, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, समझ लो। और जोन का मतलब हमेशा ये समझ लीजिएगा कि जोन 1 से जितना ऊपर बढ़ोगे, भूकंप से होने वाले नुकसान का खतरा उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 वह सीमा है, ये समझ लेना कि 7 से अगर ऊपर है भूकंप, तो मानव द्वारा निर्मित संरचना है अधिकतर क्या हो जाती है, ढहनी शुरू हो जाती है, यानी कि मकान, झील, बांध, समझ गया ना, इस तरीके की जो भी संरचनाएं हैं ये गिर जाती हैं। और अगर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है और ढलान तीव्र है, तो कई बार पर्वतों में भी भूस्खलन हो जाता है इनके कारण, समझ गया ना। या मानव ने टनल बना रखी है, वो बैठ जाएंगी, समझ गया ना। तो इनमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है 7 से ऊपर। और उत्तराखंड में इतिहास में कई ऐसी क्या घटनाएं दर्ज हैं जहां 8, 7.5, 9 तक, चमोली का जो 1803 का भूकंप है उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 से अधिक, समझ गया ना। उसमें तो संभावना ही नहीं है कि आप मकान आदि को बचा सको, ऐसे डोल जाती है, समझ गया ना। आपका बहुत ही ज्यादा क्या है, जो आपने गुरुत्वाकर्षण है उसके हिसाब से बहुत अच्छी भूकंप रोधी इमारत बना रखी है, समझ गया ना, तब संभावना है कि आप बच पाओ, नहीं तो अधिकतर इमारतें ढह जाएंगी, समझ गया ना। तो इसकी सुभेद्यता के आधार पर ही जोन का निर्धारण, समझ गया ना। जैसे हम मान लो हम गए किसका, भारत का जो भूकंप सुभेद्यता जोन है, समझ गया ना, इसमें ये है, ठीक है। ये जो आपका जोन 1 है, ये वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला, जोन 1 में ये वाला क्षेत्र है। इसका मतलब भारत के ये वाले जो हिस्से हैं, इनमें भूकंप से कोई संकट उत्पन्न नहीं होने वाला है। आ भी गए तो भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। और ये जो आपको पीले वाला दिखाई दे रहा है, ये जोन 2 में है, ये पीला वाला, समझ गया ना। ये वाला किस में है, 2 में है। इसमें आ गए तो नुकसान तो होगा, लेकिन भारी नुकसान नहीं। किसको, इन, ठीक है। और जोन जो 3 है वो ये वाले एरिया हैं,
इसमें थोड़ा तीव्रता रहेगी और नुकसान होने की संभावना भी रहेगी। ठीक है, जो ये आपके ये वाले क्षेत्र है। ठीक, और जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये है जोन 4 और 5। बहुत अधिक नुकसान, संवेदनशील, अति संवेदनशील। भूकंप जोन 4 का मतलब है क्या? संवेदनशील, खतरा बहुत है, बहुत नाजुक स्थिति है। और अति संवेदनशील का मतलब क्या? बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति है। समझ गया ना? ये ध्यान रखने वाली है। उत्तराखंड देख लो कहां आया है, देखो ये है उत्तराखंड, भारत के मैप में कहां है, किसमें है? जोन 4 एंड 5 कहां है? जोन 4 एंड 4 और 5। जो भी रेड दिख रहा है आपको, पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लो भारत का, पूर्वोत्तर राज्य सारे देख लो। और ये वाला हिस्सा किसका है? बिहार का, उत्तरी बिहार का। समझ गया ना? ये उत्तराखंड, ये किसका है? जम्मू कश्मीर का। ये थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें हिमाचल प्रदेश भी है। ये भुज वाला क्षेत्र है। समझ गया ना? गुजरात के भुज में बहुत भयंकर भूकंप आया था इसी शताब्दी के आरंभ में। समझ गया ना? हजारों घर ढह गए थे उसमें। समझ गया ना? क्योंकि ये सुभद्रता बहुत तीव्र है। और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में भूकंप का सर्वाधिक खतरा किन क्षेत्रों में है? किन क्षेत्रों में है? जोन 4 और 5 में। जो भी आपको ये रेड दिख रहा है भारत में, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम को छोड़ के, सिक्किम 3 में है, देख लो ये। बाकी आपका कौन? अरुणाचल प्रदेश, समझ गया ना? आपका नागालैंड, मणिपुर, समझ गया ना? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। समझ गया ना? ये आपके, जिन्हें हम 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, वो पूरा भूकंप जोन 4 एंड 4 और 5 में है। ये बिहार का उत्तरी क्षेत्र, जो नेपाल से लगता हुआ उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, गंगा नदी के ऊपर वाला हिस्सा, वो 4 एंड 5 में है। उत्तराखंड पूरा इसमें है। थोड़ा बहुत ही हरिद्वार और देहरादून का हिस्सा जो कटा हुआ दिख रहा है, इसमें नहीं है। बाकी सारे क्षेत्र में जोन 4 और 5 होगा। ठीक, उसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पर ऐसी टेक्टोनिक प्लेटें हैं नीचे, जिनमें खतरा बहुत ज्यादा है, 4 और 5 का। समझ गया ना? और गुजरात का भुज बोलते हैं इसको, ये वाला जो इलाका है। समझ गया ना? ये पूरा क्या है? 4 और 5 में। और यहाँ पर इतिहास रहा है भूकंप का, ऐसा नहीं कि क्या ये जोन ऐसे ही बना दिए हैं। भूगर्भीय अध्ययन तो है ही, इतिहास ने बताया भी है कि यहाँ पर खतरा कितना ज्यादा है। समझ गया ना? तो इसीलिए भारत में जब हम बात करते हैं तो भूकंप जोन की इस तरीके से उसका विभाजन होता है। अब जब हम उत्तराखंड में आते हैं, जब हम कहां आ जाएंगे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या पड़ा था? जोन 4 और 5। ठीक है, ये है, देख लो, उत्तराखंड में विभाजक रेखा। उत्तराखंड में विभाजक रेखा ये है, देखो ये हिस्सा जोन 5 में है, ये हिस्सा जोन 4 में है। इसका मतलब ये हिस्सा है अति संवेदनशील, और ये क्या है? संवेदनशील। यहां कितने रिक्टर तक के भूकंप आ सकते हैं? कितनी तीव्रता के रिक्टर तक के? 8। कितने तक के आ सकते हैं? और यहां कितने के? 9 या उससे ऊपर भी हो सकते हैं।
रिक्टर पैमाना माप ही नहीं रहा है जिनको, वो भी हो सकता है। समझ गया ना? तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से हमेशा क्या नाजुक स्थिति में रहता है। समझ गया ना? यहाँ कभी भी कोई भी भूकंप क्या हो सकता है, घटित हो सकता है। समझ गया ना? बाकी भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका पूर्वानुमान भी बहुत कठिन है। वैसे तो अभी भूकंप के लिए हमारे प्रदेश में बहुत सारे सेंसर लगाए जा रहे हैं, भूकंप अध्ययन केंद्र भी बनाए गए हैं उत्तराखंड में। समझ गया ना? लेकिन कितना 60 सेकंड पहले मैसेज भेजेगा। जो भूकंप के लिए क्या आपका ऐप बनाया गया है उसमें आपका 60 सेकंड पहले, यानी कि 1 मिनट पहले, लेकिन काफ़ी समय होता है कि आप अपने घर में हैं तो आप बाहर निकल सकते हैं आसानी से। समझ गए ना? लेकिन भूकंप अगर रात सोए में आ रहा है, आपको मैसेज अलर्ट आ भी रहा है, तो आप कितना उठ पाते हैं? समझ गए ना? और अधिकतर मौतें होने का जो समय होता है भूकंप में, कौन सा होता है? रात का। लोग सोए रहते हैं। समझ गए ना? अचेत अवस्था में होते हैं। दिन में तो वैसे भी लोग घरों के अंदर कम ही होते हैं ना। जब दिन में भूकंप आए कोई, तो नुकसान होने की संभावना क्या हो जाएगी? जान माल की नुकसान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग घरों से बाहर होते हैं काम के लिए। कोई खेतों में होता है, कोई जंगल में होता है, कोई दूसरी जगह होता है। समझ गए ना? रात में सभी लोग क्या होते हैं? घर। और घर ही क्या बन जाता है? कब्र बन जाती है। क्योंकि घर गिरता है और उसमें क्या आपको पता भी नहीं चलता है कि आप ढक गए। जब तक नींद खुलती है तब तक आप बहुत दर्द में होते हैं या मौत हो चुकी होती है। समझ गए ना? अब जिन देशों के पास देखो बहुत संसाधन है, जैसे जापान है। जापान एक ऐसे टापू पर बैठा हुआ है जो परिप्रशांत क्षेत्र का क्या है? जॉइंट है। प्रशांत महासागर की प्लेटों का जॉइंट है। यहाँ पर संसार के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। समझ गए ना? लेकिन जापान ने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि उसकी सभी इमारतें क्या हैं? भूकंप रोधी। एक और अच्छे खासे झटके को क्या सहने के हिसाब से बनाई गई। समझ गए ना? तो वहाँ नुकसान की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है? उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। समझ गए ना? जैसे जापान है, समझ रहे हो? उसके अलावा की भूकंप आपकी क्या जो नुकसान सहने की क्षमता, उसके अलावा वहाँ ट्रेनिंग भी है। समझ गए ना? भूकंप के लिए जो मॉक ड्रिल वगैरह होते हैं, ये वहाँ के लोगों में इसके प्रति क्या अवेयरनेस भी ज़्यादा है। समझ गए ना? वो लोग जानते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है और कैसे इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। समझ गए ना? बचाव और राहत कार्य कैसे चलाए जा सकते हैं। वहाँ का मतलब आपदा प्रबंधन जो आप काम कर रहा है वो इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। समझ गया ना? इस वजह से वहाँ नुकसान कम होता है। लेकिन हमारे जैसे क्षेत्रों में भारी नुकसान हो जाता है। समझ गया ना? आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले जो नेपाल में भूकंप आया था काठमांडू में, समझ गया ना? कितनी तबाही हो गई थी उसमें। समझ गया ना? बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। यहाँ से उत्तराखंड की इंडिया की सरकार ने भी बहुत सारी राहत और जो बचाव सामग्री है वो भेजी, रेस्क्यू टीमें भेजी, जो SDRF NDRF है उसकी। समझ लो? तो नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर होता है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में। समझ गया ना? क्योंकि एक तो क्या है, एक तो ढलान है, दूसरा क्या है अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य। समझ गया ना? यहाँ पर भूकंप रोधी मकान नहीं बनाए जाते हैं, या मकानों की जितनी हाइट होनी चाहिए, मतलब आपके गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से 2 मंजिला इमारत हमारे पहाड़ों में क्या है वैसे सुरक्षित है। लोग 4-4, 5-5 मंजिला भी बना देते हैं। समझ गया ना? उनका जो बेस होता है वो कम होता है, आधार कम होता है। जिसका आधार जितना कम होगा उसकी ग्रेविटी क्या, उसकी गिरने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करने की क्षमता कम होगी ना। आप चौड़ा बनाओगे किसी चीज, मान लो समझ गए ना, आपने इतना चौड़ा बॉक्स रखा हो किसी स्थान पर, उसे धक्का दोगे तो पलटने के चांस क्या रहेंगे? कम। समझ गए ना? अगर आप ये पेन खड़ी कर देते हो, इसमें पुश भी करोगे तो ये क्या होगी? गिर जाएगी, क्योंकि इसका बेस क्या है? कम है। तो हमारे पहाड़ में ढलानों में मकानों के बेस वैसे ही कम होते हैं, क्योंकि हमें पहाड़ काट करके चीजें बनानी, उसमें भी हम क्या कर देते हैं? ऊंचाई ज्यादा दे देते हैं, तो उससे नुकसान की संभावना क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। तो मकानों की जो लिमिट है वो ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिल होनी चाहिए। समझ गया ना? और उसके बाद उसका जो ढांचा बन रहा है, उसमें जो जाल बनते हैं सरियों के, वो बड़े शानदार होने चाहिए, पैक्ड होना चाहिए, पूरा बॉक्स होना चाहिए। नीचे की जो फर्श के हैं और जो आपके नीचे की बीम है, कॉलम है, वो एक दूसरे से आपस में बंधे हुए होने चाहिए। समझ गया ना? ताकि हिले भी तो पूरा सांचा हिले, कोई एक सांचा अलग से हिल करके गिर ना जाए, क्योंकि एक गिरेगा तो फिर सब गिरने शुरू हो जाएंगे। समझ गया ना? इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, और यहाँ पर लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है।
समझ गए ना, कि चीज़ें हो गई हैं तो कैसे उनसे बचना है, समझ गए ना। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसीलिए नुकसान होने की संभावना हमारे जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाती है, समझ गए ना। तो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की जो आपकी क्या है मंत्रालय है, विभाग है, समझ गए ना, उसका सबसे ज़्यादा जो हमारे उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं पर रहता है वो भूकंप है, भूस्खलन है, क्योंकि भूस्खलन और बाढ़ भी तो बहुत है यहाँ पर, समझ गए ना। आजकल कुछ सालों से 8-10 सालों से जंगल की आग भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, समझ गए ना। तो उसके पास बहुत सारे काम हैं, टीम कम है, संसाधन कम है, समझ गए ना, टीम का भी दायरा कम है, समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ा नुकसान या न्यूनीकरण कम हो पाता है। क्योंकि जापान जैसे देशों ने अपने आप को इस हिसाब से ढाल लिया, क्योंकि उनकी आबादी कम है, समझ गए ना, वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं और लोगों में क्या है अवेयरनेस ज़्यादा है, समझ गए ना। तो उत्तराखंड में जब भी आपसे पूछता है तो आप ये समझिए कि जोन 5 का मतलब होता है अति संवेदनशील, जहाँ बहुत तीव्रता 9 से ऊपर के भूकंप आ सकते हैं, और 8 तक के भूकंप कहाँ आ सकते हैं, जोन 4, समझ गया ना। तो ये जो मैप बना है, समझ गया ना, तो ये मैप आपका कहाँ, देखो चमोली जिला पूरा का पूरा किस में है, जोन 5। पिथौरागढ़ जिला पूरा का पूरा किस में है, रुद्रप्रयाग जिला पूरा का पूरा किस में है, बागेश्वर जिला पूरा का पूरा कितने में है, 4 जिले, 4 जिले क्या है, पूर्णतः जोन 5 में, पूरे के पूरे जोन 5 में। उसके अलावा उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और चंपावत, समझ गया ना। उत्तरकाशी का ये वाला क्षेत्र देख लो, टिहरी गढ़वाल का ये रुद्रप्रयाग से लगता हुआ क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल का चमोली और रुद्रप्रयाग से लगता हुआ क्षेत्र, अल्मोड़ा का बागेश्वर और चमोली से लगता हुआ क्षेत्र, चंपावत का कुछ बहुत हिस्सा, समझ गया ना। तो ये जो क्षेत्र है 1, 2, 3, 4 और 5 जिले आंशिक रूप से क्या है, 5 जिले क्या है आंशिक रूप से किसमें है, जोन 4 और, ठीक है। बाकी बचे कौन, ये जितने भी जिले हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, समझ गया ना। ये 5 जिले, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 जिले किसमें हैं, 5 जिले 4, ठीक है। इसका मतलब 4 जिले तो पूर्ण रूप से बहुत क्या है आपके खतरनाक क्षेत्र में बसे हुए हैं, समझ रहे हो। बाकी 4 जिले थोड़ा कम रिस्क जोन में है, समझ गया ना। और 5 जिले ऐसे हैं जिसका कुछ हिस्सा किसमें है, जोन 5 में चला जाता है, समझ गया ना। और कुछ हिस्सा किस में आ जाता है, जोन 4 में। जैसे अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का देखो लगभग आधा क्या है, जोन 4 में है और आधा जोन 5 में है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल लगभग सुरक्षित है, मतलब सुरक्षित कहने का मतलब है किस में आ जाता है, 4 में आ जाता है, थोड़ा कम खतरा है यहाँ पर, समझ गया ना। टिहरी गढ़वाल का भी छोटा सा हिस्सा है, समझ गया ना। उत्तरकाशी का ठीक ठाक हिस्सा है, जो पूर्वी उत्तरकाशी है उसका लगभग सारा हिस्सा आ जा रहा है, ठीक है। चंपावत का देखो इतना नॉमिनल है। अब ये क्षेत्र कौन सा पड़ा चंपावत में, अगर आप देखोगे तो जो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के साथ सीमा बनती है, पनार घाटी का जो क्षेत्र है, समझ गया ना, वो है। बस इतना सा क्षेत्र है। बाकी चंपावत नीचे का क्या है, जोन 4 में। जोन 4 भी सेफ नहीं होता है, ये मान लो, क्योंकि ये संवेदनशील शब्द क्या कोई सेफ शब्द थोड़ी है। सेफ तो एक ही जोन है, जोन 1, जो उत्तराखंड में कहीं नहीं है, समझ रहे हैं। उत्तराखंड सारा का सारा कहाँ है, 4 और 5, समझ गया ना। मतलब यहां पर कभी भी, समझ रहे हो आपके। और इतिहास रहा है, अगर उत्तराखंड में भूकंपों का इतिहास देखोगे ना, हर 50 साल बाद क्या आया है, एक बड़ा भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 6.5 से ज्यादा है, रिक्टर स्केल पर 6.5 से अधिक तीव्रता वाला, ठीक है। भूकंप जोन समझ में आया, आ गया, कोई डाउट है इसको लेकर, नहीं।
ठीक है, बाकी वीडियो है, अगर आपको इसकी वो चाहिए होगी PDF कौन सा कहाँ है, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी फोटो चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो।